नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर भारत पहुंच गया है। दूतावास से भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। तालिबान ने आसानी से काबुल पर कब्जा कर लिया। वो खुद को पिछली बार से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया से दोस्ती की बात कर रहे हैं, महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात कर रहे हैं और ये सारी तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो तालिबान को जानते हैं उन्हें पता है कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया का ये जो इवैक्यूएशन जो हमने किया वो हुआ है। इसके बाद तालिबान ने एक जनरल एमनेस्टी दी है, कहा है कि आप काम पे आइए, हमें आपत्ति नहीं है, आप अपना काम करिए। लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को कोई गेट क्रैशिंग नहीं होगा, किसी के घर में जबरन नहीं घुसेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। फिर टीवी चैनलों में जा जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। कल तो जबरन घुस गए एक टीवी चैनल में अपना इंटरव्यू देने के लिए। इसके अलावा यूएस का ये कहना कि आलोचना हुई यूनाइटेड स्टेट्स की कि आपने बहुत ख़राब तरीके से आप वहाँ से बाहर निकले, कि देखिए कैसी स्थिति कर दी। जो बाइडेन का ये कहना कि हम इस फैसले पर अडिग हैं और अशरफ गनी जो कि राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के भागने से पहले, उनको लड़ना चाहिए था, मैदान छोड़ करके भाग क्यों गए। ये सारी बातचीत चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ वहां पर इंडियंस हैं जो अपील कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ वहां पर सिख अफगान हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमको यूएस या कनाडा में लिया जाए। पर असली बात ये है कि ये जो एक अच्छाई दिखाने का प्रयास है तालिबान का, इस पर कितना भरोसा किया जाए। तो सवाल इंडिया का है ये, क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है? अगर वो कहते हैं कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे, हम जनरल एमनेस्टी दे रहे हैं, लोग अपना काम करें, हम किसी के काम काज में दखल नहीं देंगे, भरोसा कर सकते हैं इस तालिबान का, इनका इतिहास जानते हुए और इनकी पृष्ठभूमि जानते हुए? दूसरा सवाल, आतंकवादी संगठन का अफगानिस्तान पर ये जबरन कब्जा है, जबरन, जबरदस्ती। तो फिर इनकी कथनी और करनी में कैसे आप भेद करेंगे? बहुत अलग है ना। आप एक तो जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, उस पर कहते हैं कि हम सबको अधिकार देंगे। और तीसरा सवाल, ये तालिबान की ये ओढ़ी हुई अच्छाई कब तक चलेगी? अभी तो बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, सब कुछ ढंग की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुल्कों से बातचीत कर रहे हैं। कब तक? वापस तो नहीं हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे 90 के दशक में देखा गया तालिबान का वो रूप। और जो तालिबान को देख चुके हैं, झेल चुके हैं, वो जानते हैं कि ये हम क्या बात कर रहे हैं। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, चाहे जितनी अच्छाई ओढ़ ले, उनकी पृष्ठभूमि एक आतंकवादी संगठन की ही है और रहेगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर संजीव राय हैं, शिक्षा और सशस्त्र हिंसा के अंतर संबंधों के विशेषज्ञ हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विजिटिंग फेलो ORF's रीजनल स्टडीज इनिशिएटिव। और कॉमोडोर C उदय भास्कर, डायरेक्टर सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज, अब से कुछ ही देर में जुड़ी गए हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, फॉर्मर GOC 15 कोर। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले कॉमोडोर उदय भास्कर आपसे शुरू करना चाहता हूँ। एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत पर इसका क्या असर होगा, उस पर तो हम आएंगे आगे चल के। लेकिन जो मूल प्रश्न हम यहां पर पूछ रहे थे, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूं। आप अपना विवेक इस्तेमाल करके हमको बताएं उस पर। क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है जब तालिबान ये कहता है कि भाई अब हम अच्छे तालिबान हैं, अब हम शिक्षा में विश्वास रखने वाले तालिबान हैं, अब हम देश को, समाज को साथ में लेकर चलने वाले तालिबान हैं, इंटरनेशनल लेवल पर सबको साथ लेकर चलने वाले तालिबान हैं? कितना यकीन किया जाए इसका? इस वक्त मैं कहूंगा साहब कि हमको जरूरत से ज्यादा इनके ऊपर विश्वास नहीं हम कर सकते हैं और हमें शायद करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप तालिबान का जो इतिहास आप देखेंगे, सितंबर 1996 में इन्होंने अफगानिस्तान में कब्जा किया था और पहली बार काबुल में प्रवेश किए थे उस साल में। अभी हो गए 25 साल अगले महीने में। तो तालिबान 1.0 अगर हम उसको कहेंगे, जो 1996 में प्रवेश किए थे, तो 2021 तालिबान 2.0 है। और ये 25 साल में उनका जो भी हरकत रहा है
मैं नहीं कहूंगा कि उससे किसी प्रकार का विश्वास पैदा हो सकता है। अंग्रेजी में कहावत है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। मुझे लगता है कि इस वक्त तालिबान के साथ यह है कि वेरीफाई फर्स्ट और उसके बाद आप ट्रस्ट के दिशा पे शायद जा सकते हैं, क्योंकि खास जो इन्होंने अभी पिछले 24 घंटों में जो भी उन्होंने कहा है, ये बात सही है कि अगर हम सोमवार और आज मंगल का तुलना करें तो लगता है कि काबुल के अंदर खास और हो सकता है कि अफगानिस्तान के अंदर भी स्थिति जो है थोड़ा सा सुधर रहा है, परंतु ये बहुत जल्दी होगा जब तक अफगानिस्तान के नागरिक खुद ये ना कहें कि यहाँ पे जो हालात है, खास महिलाओं के ऊपर और लड़कियों के ऊपर पहले जो पाबंदियां लगाए गए थे, बाकी उनके जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जब तक अफगानिस्तान के नागरिक ये ना कहें कि हम इस तालिबान के हुकूमत को हम विश्वास कर सकते हैं, मैं कहूँगा बाहर के लोग, चाहे वो भारत हो या कोई और, हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, निगरानी जरूर रखना चाहिए, पर मैं दोबारा कहूँगा संक्षेप में, वेरीफाई, उसी के बाद किसी प्रकार का भी ट्रस्ट। बिल्कुल। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपका क्या मत है? अभी तो हम सिर्फ तालिबान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान से क्या रिश्ता रहे इस नई हुकूमत का, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो तालिबान है, जो अभी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तालिबान 2.0 की बात हो रही है, क्या कभी तालिबान अपना जो मूल रूप है उसको छोड़ सकता है? देखिए, तालिबान तो अभी जो आप कह रहे हैं कि अच्छाई की चादर ओढ़े हुए हैं और एक मुखौटा सा है, ये मैं तो समझता हूँ ये अभी फिलहाल तो ये मुखौटा है, क्योंकि उनको अभी दो चीजें में गौर फरमाएंगे वो, कि एक तो एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और रिकॉग्निशन ऑफ देयर गवर्नमेंट, विच वो जो चाहते हैं कि हमको लेजिटिमेसी मिले और रिकॉग्निशन मिले, जिससे वो अपने सरकार को अपने पैरों पे खड़ा कर सके। आपको याद होगा जो तालिबान 1.0 जो उदय भास्कर जी ने कहा, उनको सिर्फ 3 गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन थी, और अब वो मान रहे हैं कि शायद अगर हम इस तरह का बर्ताव करें, थोड़ा अच्छा मुखौटा दिखाएं, तो शायद हमें वाइडर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल सकता है। इसमें लग रहा है कि यूएनएससी के डिबेट को देखकर कि शायद वो कुछ देश तो उसको शायद मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर भारत को क्या करना पड़ेगा? भारत को मुझे लगता है वेट एंड वॉच वाली नीति जो है वो थोड़ी अपनानी पड़ेगी। पहले तो हमारा जो सबसे जरूरी काम है और जो जल्दी करना है कि हमारे लोगों को वहां से निकाल के लाना है, वो प्रक्रिया चल रही है। जहां तक मेरी खबर है या मुझे जहां तक मालूम है कि तालिबान उसमें दखल नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से काबुल उन्होंने कैप्चर किया, उसके बाद अमेरिकन ने भी ज्यादा सोल्जर वहां भेजे और उन्होंने उनपे भी तो दबाव डाला कि भाई एवैक्यूएशन तो करने दो, उसमें आप अड़चन मत डालो। तो मेरे ख्याल में उस तरह का कोऑपरेटिव एटीट्यूड तालिबान दिखा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो फॉरेनर्स हैं उनको कुछ हो, क्योंकि उसका फिर खामियाजा उनको भरना पड़ेगा। तो मुझे लगता है फिलहाल तो वो अच्छे जो अच्छाई वाला चादर आप कहते हैं वो ओढ़ लिया है उन्होंने। आगे क्या करेंगे, अफगानिस्तान के लोग उनको कैसे देखेंगे और वो किस तरह की, देखिए उन्होंने इस्लामिक एमिरेट तो डिक्लेयर कर दिया, उनकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं होगी, हाँ। पर उसमें थोड़ा सुधार या ढील वो दे सकते हैं शुरू में, उसके बाद क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। और हम और यही असली दिक्कत का विषय है कि अभी के आधार पर अगर आप तालिबान को कुछ ढील दे दें या ये समझ बैठें कि ये आइडियोलॉजी भले ही वही हो, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदल दी है और अब ये थोड़े अच्छे हो गए हैं, अब इनसे बात कर ली जाए। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन, बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने पहले तालिबान को स्वीकृति नहीं दी थी या रिकग्निशन नहीं दिया था, अब आप देख रहे हैं कि एक एक करके एक और मुल्क जो कि शायद सन 96 में उतना ज्यादा हावी नहीं था, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब वो रिकग्नाइज करने की तरफ बढ़ रहा है और वो है चीन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को ये जो गठजोड़ हो रहा है इससे कितना चिंतित होना चाहिए? देखिए संकेत जी, चिंतित तो बेशक होना चाहिए,
क्योंकि चीन का अंदेशा जो दिख रहा है वो है कि ये पूरा रीजन जो है जहां पर सो कॉल्ड न्यू ग्रेड गेम खेली जा रही है, सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्दर्न अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान का इलाका जो है, इसको पूरे एग्रीगेशन करने में लगे है चीन। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव जरूर है, मगर हम सब जानते हैं कि वो ज्यादातर एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसके जरिए आउटरीच जो चीन कर रहा है उसका पूरा इरादा यही है कि किस तरह से इस इलाके को एग्रीगेट करके अपने इंटरेस्ट में लाए, हावी हो जाए। वो नहीं चाहता कि उसके जो वेस्टर्न जिंजियांग एरिया है उसके अंदर कोई दखल अंदाजी करे अफगानिस्तान, तालिबान, या रूस चाहता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर वहां कोई दखल अंदाजी ना हो। तो चीन जो है उसके तो पूरे इंटरेस्ट यहां बने हुए हैं, मगर साथ में हमको याद रखना चाहिए कि हमारे भी इंटरेस्ट उतने ही है उस इलाके में, कि वहीं से जो जितनी थ्रेट्स आई है अभी तक पिछले 20-25 साल में ज्यादातर इसी दिशा से आई है। सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इसी दिशा से आई है, और अब चीन जो हावी हो रहा है उसकी काबिलियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो ये थ्रेट एक कंबाइंड तौर पे आ सकती है भारत के खिलाफ। तो हमको, मैं समझता हूं कि बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमारे इंटेलिजेंस को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, मगर ज्यादा इससे हमें अपने लिंकेजेस सही करने हैं। मैं समझता हूं देश जैसे ताजिकिस्तान है, ईरान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भारत की ऐसी भी बहुत पहचान है, तो इन इलाकों में भारत को अपना लिंकेज बना के रखना चाहिए और इनके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि उसके जरिए मेरे ख्याल में इंटेलिजेंस भी काम आ सकती है, और साथ में प्रेशर तो तालिबान के ऊपर होगा, क्योंकि तालिबान जो है वो डिपेंडेंट होने वाला है बहुत और इन मुल्कों के ऊपर साथ। जी डॉक्टर राय, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, अभी मैं देख रहा था कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टर्स जो वहां पर हैं अफगानिस्तान में तालिबान से बात कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से महिलाओं के सम्मान और उनके प्रतिनिधित्व पर सवाल पूछ रहे हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स में तो ये बोला जाता है कि देखिए, जनरल एमनेस्टी है, वो आए अपना काम कर लें, हम उनको इंटरव्यू भी दे देंगे, लेकिन उसके बाद ब्यूटी पार्लर के बाहर जो तस्वीर लगी रहेगी उसको वाइट वॉश भी कर देंगे। और जब ये सवाल पूछा गया कि क्या राजनीति में उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा या नहीं, तो उस पर एक इंटरव्यू में तो कुछ तालिबानी जो हैं वो हंस दिए, और वही उनका जवाब था। मैं आपसे सवाल ये इसलिए पूछना चाहता हूं कि क्या ये वास्तविकता कभी नहीं जाएगी, ये मान लेना कि ये बहुत ही अच्छी और गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाली तालिबान बन जाएगी एकाएक, वो ये सबसे बड़ी भूल होगी देश दुनिया में हर किसी की। वो विचारधारा से एक आतंकवादी संगठन है जो कि एंटी एजुकेशन, एंटी राइट्स फॉर विमेन होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी तो मान लीजिए कि लोगों को लग रहा है कि तालिबान काबुल पे काबिज हो गया है, लेकिन ये 20 सालों में भी उनकी शैडो, उनका अपना एक ऑर्गेनोग्राम रहा है, और उनकी शैडो ऑफिशियल्स हर प्रोविंस में रहे हैं, है ना। ये सब लोग जानते हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। हम लोग तो सोशल सेक्टर में काम करते हैं, और बीच बीच में तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को थ्रेट आते थे। स्कूलों का जहां तक मामला है, जैसे वर्दक है, मैदान वर्दक काबुल के एकदम पास का प्रोविंस है, वो बीच बीच में आता था कि अब स्कूल बंद कर दो। कोई एक लोकल कमांडर आता था और वो लड़कियों के स्कूल बंद कर देता था। फिर जब निगोशिएशन होता था, लोकल कम्युनिटी का प्रेशर होता था, फिर वो स्कूल खुल जाते थे। तो ये पूरे 20 साल में ये सब चलता रहा है। देखिए, उनकी फिलॉसफी क्या है, हमको ये देखना होगा। वो क्या कह रहे हैं, ये टेम्परेरी चीज है, जैसा कि सभी लोगों ने कहा, टू गेट द रिकॉग्निशन फ्रॉम द वर्ल्ड लीडर्स। ये तो एक ट्रांजिशनल फेज है, बट लॉन्ग टर्म में उनका गोल क्या है? लॉन्ग टर्म में उनका गोल है कि लोग एक पर्टिकुलर वे से एजुकेट हों, एक पर्टिकुलर वे से ड्रेसअप हों, एक पर्टिकुलर वे से अपनी जिंदगी बसर करें। बहुत सारे उनके जो डोमिनेंस वाले इलाके रहे हैं इन 20 सालों में भी, बहुत सारे लोग जो हाईली एजुकेटेड लोग थे उन इलाकों के, बहुत सारे लोगों को अच्छी नौकरियां छोड़ के या तो वहां से भागना पड़ा, या तो उनको वो काम करना पड़ा जो इन्होंने उनको कहा। तो ये अभी जो कह रहे हैं, इस पे देखिए, देशों के पास तो ये ऑप्शन है कि वो भरोसा करें या ना करें, लेकिन अफगानिस्तान की आवाम की एक बहुत बड़ी आबादी के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो इस पे भरोसा ना करें। सही बात है। वो भाग सकते नहीं, सारे एम्बेसीज बंद हैं, वीजा मिल नहीं सकता, फ्लाइट मिल नहीं सकती,
उनके पास तो कैश 22 सिचुएशन है। उनके बारे में इन्होंने कहा कि हम हाउस सर्च नहीं करेंगे, बट एट द ग्राउंड हाउस सर्च इज ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कथनी और करनी का फर्क है, और इसी के आधार पर आगे पता चलेगा। कितने समय में पता चलेगा कॉमोडोर उदय भास्कर? हमको ये चीज कुछ महीनों में पता चल जाएगी तालिबान की असलियत, या कुछ एक साल लगेंगे जब ये जो इन्होंने ये अच्छाई वाला जैकेट पहन रखा है वो उसके चिथड़े उड़ेंगे? तो ये चीज अभी हम नहीं जानते। बहरहाल हिंदुस्तान अपने आप को किस तरीके से तैयार करे, एक तो हो गया वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच का मतलब यह है कि हम तालिबान से बातचीत करें या नहीं, और दूसरा है हम अपने आप को सेफगार्ड कैसे करें। तालिबान को जिंदा पाकिस्तान ने रखा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, और अगर वो आतंकवाद हिंदुस्तान में आया तो उसके लिए हम कैसे तैयार हो? भारत के लिए एजेंडा या प्रायोरिटी की बात करें तो यह स्वाभाविक है कि सबसे पहले भारत के जितने भी नागरिक हैं अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो एम्बेसी के साथ हैं या बाहर हैं, यानी कि सिविलियन लोग जो हैं हमारे, अगर वो अफगानिस्तान किसी भी काम पे गए हैं या किसी भी अपने अपने पर्सनल कारण के लिए, तो उनको सुरक्षित तरीके से, चाहे वो वहां रहें या वापस आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये हमारा सबसे प्रथम प्रायोरिटी होगा इस वक्त। आगे दूसरा पहलू यही होगा कि भारत के जो हित हैं, खास सुरक्षा के क्षेत्र में जो हित हैं, जैसे आपने कहा दहशतगर्दी, और ये जो हमने 25 साल पहले देखा है, भारत का जो अनुभव रहा है तालिबान के साथ 96 के बाद, हम शायद आजकल के नौजवान लड़के इसको शायद जानते नहीं होंगे कि आपको याद होगा संकेत, जब वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे 1999 के दिसंबर में, बिल्कुल, जबकि पूरे विश्व में हम 2000 का इंतजार कर रहे थे, एक नया शताब्दी, एक नया मिलेनियम, भारत के लिए तालिबान के साथ हम वो हाईजैक एयरक्राफ्ट और जसवंत सिंह साहब के साथ हमने इसी टेररिस्ट को वहां पे सौंप दिया था अफगानिस्तान। तब से लेके कई ऐसे घटनाएं हुए हैं जहां पे भारत के सुरक्षा के हितों के ऊपर तालिबान का प्रभाव जो है वो बहुत ही नकारात्मक रहा है। तो हमें देखना है कि चाहे तालिबान डायरेक्टली या उनके कोई प्रॉक्सी जो है भारत के ऊपर किसी प्रकार का ऐसा कदम ना उठाए। तीसरा मैं कहूंगा कि कूटनीति के जो क्षेत्र में, जैसे हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव तिरुमूर्ति साहब ने न्यूयॉर्क में कहा है कि अभी विश्व में एक प्रकार का सहमति बनना चाहिए कि तालिबान के साथ किस प्रकार के हम एक दायरे होंगे, क्या उनका वहां पे डोमेस्टिक एजेंडा होगा, और उसमें खास जो रेफ्यूजीज हैं या जो लोग बाहर जाना चाहते हैं। मुझे लगा कि कल का जो तस्वीर है वो बहुत ही पावरफुल था कि अमेरिका के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट वो टेक ऑफ में जा रहा था और दो बेचारे अफगानी लोग जो लैंडिंग गियर में छुपने की कोशिश की वो नीचे गिर गए थे। तो लगा कि जो दुनिया है वो एयरक्राफ्ट है वो एक प्रकार से अबैंडन करके जा रहा है और अफगानिस्तान के नागरिक वहां पे पीड़ित रूप में है। तो यदि कोई भी अफगान का नागरिक बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होना चाहिए, कुछ नियम होना चाहिए। हालांकि जब कोविड भी चल रहा है, कई और प्रकार के पाबंदियां हैं देशों में, इसमें मैं समझता हूं कि भारत को कुछ नेतृत्व लेना चाहिए रीजनल स्तर पे, चाहे साथ लिया तो अब जैसे एक बात बोली गई या यूएन एक बात बोली गई। चक्रवर्ती जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं कि वहां पर अफगानिस्तान में जो सिख समुदाय के लोग या जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको भारत मदद पहुंचाएगा, और जो बाकी अफगानी हैं, जाहिर सी बात है जिनका धर्म इस्लाम है, उनके बारे में जिक्र किया जा रहा था, जिन्होंने भारत की मदद की है उनको भी कंसिडर किया जाएगा। ये जो पहल है या जिसके बारे में बात कर रही है सरकार, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल में रेफ्यूजीज तो वहां से, अब हम सबको मालूम है किस तरह से लोग वहां से भागना चाहते हैं, और मुझे मालूम है कि पहले कि अभी अफगानों के हमने ई वीजा हम लोग नहीं देते थे, पर ई वीजा हमने खोल दिया है, क्योंकि जो वहां पे लोग हैं जो हमारे यहाँ आना चाहते हैं, जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, वो सब भागना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा हमने की है। पर ये तो देखना है कि तालिबान उनको जाने देंगे या ना देंगे, वो दूसरी बात है, वो सेकंड स्टेज पे हम लोग करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत डिवाइडेड फैमिलीज हैं अफगानिस्तान के।
आप देख लीजिए लाजपत नगर वगैरह कहीं जाके वहां पे जहां अफगान कम्युनिटी रहती है वहां पे उनकी बीवी है या फैमिली है और जो हस्बैंड है वो वहां फंसा हुआ है। इस तरह की कई ऐसे घटनाएं हैं। तो हमें तो इसका एक इलाज करना पड़ेगा। एक तो ई वीजा खोल दिया है, मुझे लगता है इससे उनको वीजा तो मिलेगा, पर बाहर कैसे जाएं तो वो तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब अफगानिस्तान से वो तालिबान उनको जाने देंगे या नहीं देंगे, नॉर्मल ट्रैवल कब शुरू होगा, ये तो खैर समय ही बताएगा। बिल्कुल। दूसरी चीज एक बताना चाहता हूं कि नेगोशिएशंस तो काफी चल रहे हैं। हमारी एम्बेसी से जब बस निकलना चाहती थी हमारे लोगों को लेके, तो तालिबान ने पहले जो बाहर उनके तालिबान गार्ड सब आ गए हैं, उन्होंने पहले तो मना किया, बोला, पर उन्होंने ये समझाया कि वहां एयरपोर्ट पे अभी अफरा तफरी मची हुई है, अभी मत जाइए क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि अब ठीक है, एयरपोर्ट कंट्रोल में आ गया है तो अब आप जा सकते हैं। तो इस तरह का कोऑपरेशन वो अभी फिलहाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी वो नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर अभी इस नाजुक वक्त पे कोई ऐसी इल्जाम लग जाए कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, जो एंटी ह्यूमन राइट्स इल्जाम है वो लग जाए। यूएनएससी में भी काफी सारे बातें हुई हैं, उन्होंने सब समझ लिया होगा। दूसरी बात मैं एक और बात कह के संक्षेप में बताना चाहता हूँ। देखिए, तालिबान अगर कहें कि आपको बुर्का पहनना है या हिजाब पहनना है, ये सब करना है, हमको ये भी सोचना चाहिए कि ये इस्लामिक कल्चरल एक एस्पेक्ट है। क्या हम ऐसे देश से डील नहीं करते जहां औरतें हिजाब और बुर्का पहनती हैं? इस सवाल का जवाब तो हमारे पास है ना। हम तो कई ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन मुल्कों का, पर ऐसे तो बहुत सारे मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। पर द क्वेश्चन इज कि लेजिटिमेसी और टेक ओवर बाय फोर्स जो हम लोगों ने कहा है। अब देखिए, वहां पे अगर वो किसी तरह का मिला जुला सरकार बनाए, कैसे बनाए, क्या लेजिटिमेसी वो करेंगे, क्या इलेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। इसीलिए जैसे कि आपने पहले कहा था कि हमें इंतजार करना पड़ेगा, एक भारत को वेट एंड वॉच पॉलिसी करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ना हम वेट कर सकते हैं और ना वॉच, और उस पर हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ये वो तालिबान है जिसको बल पाकिस्तान ने दिया है और सहयोग अब चीन दे रहा है, और दोनों से भारत के किस तरीके के रिश्ते हैं ये किसी से छुपा नहीं।